Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. JIIB Paper 2 Accounting and Finance for Bankers, Chapter 8 Basic Accounting Procedures. Hello friends, this is Dr. Ashwini Kumar Agarwal bringing you the simplified processes to understand Chapter 8 Basic Accounting Procedures. Accounting is based on certain conventions. जो भी accounting है उसके एक certain conventions पर based है. ये conventions कुछ assumptions पर चलते हैं. Section 8.2 अकाउंटिंग कन्वेंशंस. अकाउंटिंग एक भाषा है, एक लैंग्वेज है जो बिजनेस एंटिटी को कम्युनिकेट करती है अपने मैनेजर के साथ, बिजनेस एंटिटी के मैनेजर्स के साथ, बिजनेस एंटिटी के ओनर्स के साथ, बिजनेस एंटिटी के रेस्ट ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड के साथ, मार्केट के साथ, कस्टमर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ. बताती है कि बिजनेस एंटिटी के अंदर फाइनेंशियली क्या हो रहा है. अकाउंटिंग की एंट्रीज की जाती है वो कुछ कन्वेंशंस पर, कुछ कॉन्सेप्ट्स पर, कुछ डॉक्ट्रिन्स पर बेस्ड है. जिन डॉक्ट्रिन्स के बेसिस पर ही ये सारा का सारा अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर खड़ा है. ये जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं ये पुराने अनुभव के अनुसार, पुराने एक्सपीरियंस के अनुसार, और इसके अंदर स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं विच हैव बीन लेड बाय स्टैंडर्डाइजिंग एजेंसीज. सबसे पहले हम समझते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट. कुछ भी अकाउंटिंग की बुक्स में रिप्रेजेंट किया जाए विच इज रिगार्डिंग द असेट्स, उसके अंदर हम कॉस्ट बेसिस पर ही करेंगे. अगर एक प्लांट जो लगाया गया उसकी कॉस्ट 1 करोड़ है, उसको अंदर लाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, शिपिंग के लिए 10 लाख रुपए खर्च करे गए. उसके इंस्टॉलेशन के ऊपर अनदर 20 लाख खर्च करे गए. तो 1 करोड़ बेसिक कॉस्ट प्लस 10 लाख ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्च करा गया, प्लस 20 लाख इंस्टॉलेशन के ऊपर. सो हम बुक्स में इस प्लांट की जो वैल्यू दिखाएंगे दैट वुड बी 1 करोड़ 30 lakhs. एक साल, दूसरे साल, तीसरे साल लगातार उतनी ही वैल्यू पे दिखाया जाएगा. सिर्फ एक एस्पेक्ट है डेप्रिसिएशन. जो भी डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा वही माइनस किया जाएगा, चाहे उस प्लांट की वैल्यू 2 साल बाद कितनी भी बढ़ जाए या घट जाए. बुक्स के अंदर रिफ्लेक्ट करी गई अमाउंट उस प्लांट के लिए वही रहेगी विच इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट. इसी को हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं. कॉस्ट कॉन्सेप्ट में एक बात और ध्यान रखनी है, जो भी प्राइस हम अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसे बुक वैल्यू कहते हैं. और इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी का ध्यान रखना है, कोई भी सब्जेक्टिविटी ना आए, एंड फिजिबिलिटी का ध्यान रखना है. जो भी फिजिबल कॉस्ट ऐड की जा सकती हैं वही ऐड की जाए. फ्रेंड्स, व्हाट इज मनी कॉन्सेप्ट? अकाउंटेंसी रिकॉर्ड्स ऑल दोज थिंग्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी. वो सब चीजें जो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती हैं उसी को रिकॉर्ड करते हैं. कॉस्ट ऑफ असेट्स, What are the liabilities to be paid? क्या हमने लौटाना है मनी टर्म्स में. गुडविल कितनी है मनी टर्म्स में. पेटेंट्स की वैल्यू क्या है मनी टर्म्स में. हम कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते कि हमारे पास 5 ट्रक हैं, 2 बिल्डिंग्स हैं. बुक्स में हमेशा रिकॉर्ड करेंगे ट्रक्स वर्थ 5 करोड़, बिल्डिंग बुक वैल्यू 20 crores,
जितने भी असेट्स हैं वो मनी टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं, जिससे कि उनका टोटल किया जा सके, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जा सके, उनको टाइम टू टाइम रिप्लेस किया जाए, मनी टर्म्स में रिप्लेस किया जा सके। मनी के एक कपलेट है, मनी हैज फंक्शंस फॉर मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर। मनी के 4 फंक्शंस होते हैं दोस्तों। It is a medium of exchange. It's a measure of value. It's a standard of accounting. It's a store of value. मनी में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन है। हम बुक्स ऑफ अकाउंट में जितनी भी चीज़ें हैं उनको प्राइस इंडेक्सिंग नहीं करते। ये एक असम्पशन की जाती है कि मनी की वैल्यू कंटिन्यू रहेगी सेम, उसी के बेसिस पे अकाउंटिंग मेंटेन करते चले जाते हैं। फ्रेंड्स, मनी कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या चीजें रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हेल्थ अच्छी नहीं है, वो हम अकाउंटेंसी में रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, जबकि इसका बिजनेस के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। प्रोडक्शन हेड और फाइनेंस हेड दोनों एक दूसरे के साथ समन्वय नहीं बना रहे, कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे। ये चीज़ अकाउंट्स में कभी भी रिफ्लेक्ट की नहीं जा सकती, जबकि इसका बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। वर्कर्स अनईजी है, खुश नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये हम अकाउंटेंसी में रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, जबकि इसका प्रभाव पड़ रहा है। जितने भी वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है, इससे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी तो अच्छी हो रही है, लेकिन ये अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है और ओनर और बिजनेस एंटिटी में एक सेपरेट एंटिटी है, दोनों एक सेपरेट एंटिटी है। ये हम कैसे पता लगाएंगे? जब भी ओनर इन्वेस्ट करेगा बिजनेस के अंदर तो वो भी एंटर किया जाएगा एज अ कैपिटल। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जो ओनर है, वो जब इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर तो वो शेयर कैपिटल के रूप में दिखाया जाता है। ऐसे ही ओनर जब भी विड्रॉ करेगा उसकी भी एंट्री की जाएगी और उसको ड्रॉइंग्स के रूप में दिखाया जाएगा। जितनी भी बिजनेस एंटिटी खर्चे करती है वो कॉस्ट हम अकाउंट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन बिजनेस ओनर अपने डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, घर की बिजली, घर के अंदर जो भी उसके डे टू डे एक्सपेंडिचर हैं, वो कभी भी बिजनेस एंटिटी की बुक्स में एंटर नहीं किए जाएंगे, बिकॉज बिजनेस एंड ओनर आर 2 डिफरेंट एंटिटीज। बिजनेस इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। बिजनेस एंटिटी के अंदर एक परपेचुअल कॉन्सेप्ट है, वो लगातार रहेगा ईयर आफ्टर ईयर। ऑर्गेनाइजेशंस 100, 200 साल तक चलते रहती हैं और उनका अपना अकाउंट सेपरेट रहता है। ओनर्स आते हैं, जाते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, व्हाट इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट? कोई भी एंट्री अकाउंटेंसी में तभी की जाएगी जब ट्रांजैक्शन रियलाइज हो जाएगी, एक्सपेक्टेशंस पर नहीं। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया सेल के लिए, वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। जब एक्चुअल सेल हो जाएगी, कंपनी ए अपने गुड्स कंपनी बी को बेच देगी, तब भी वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने समझा। नेक्स्ट इज व्हाट इज बिजनेस कॉन्टिन्यूटी कॉन्सेप्ट। ये मान के रिकॉर्डिंग की जाती है अकाउंट्स में कि बिजनेस लगातार चलता जाएगा, कंटिन्यूटी रहेगी। इसीलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किया जाता है, इसीलिए रिजर्व्स बनाए जाते हैं, इसीलिए प्रोविजन फॉर बैड डेट किया जाता है, और ये मान के चला जाता है कि अकाउंट्स में बिजनेस की एंटिटी चलती रहेगी और ईयर आफ्टर ईयर उसका कंपैरिजन चलता रहेगा।
फ्रेंड्स, बिजनेस कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट के अंदर ये माना जाता है कि परपेचुअल सक्सेशन है। ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप बदल सकती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ईयर आफ्टर ईयर चलती रहेगी। फ्रेंड्स, व्हाट इज डुअल कॉन्सेप्ट? अकाउंटेंसी के अंदर हर ट्रांजैक्शन का डुअल इंपैक्ट है। अगर ओनर कैपिटल लेकर आया, से 5 करोड़ का कैपिटल लेकर आया, तो 5 करोड़ का कैपिटल बढ़ गया, दूसरी तरफ 5 करोड़ का कैश भी बढ़ गया। एंट्री होगी कैश डेबिट टू कैपिटल। ऐसे ही जब बिल्डिंग खरीदी गई तो एंट्री होगी बिल्डिंग डेबिट टू कैश। एक और बिल्डिंग खरीदी गई, ओनरशिप बढ़ गया, असेट बढ़ गया, दूसरी और कैश वाला असेट कम हो गया। नेक्स्ट, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक से 10 करोड़ रुपए बोरो किए, एक और तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, दूसरी ओर बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई, तो हमारी एंट्री होगी बैंक डेबिट टू लोन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया गया, एक और एक्सपेंसेस हुए, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट डेबिट टू कैश, दूसरी ओर कैश कम हो गया। अकाउंटेंसी बेस्ड है एक इक्वेशन पर। ये इक्वेशन कहती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट। जो भी बिजनेस ओन कर रहा है, या तो वो ओनर से आया है, ओनर का है, या वह बोरोड है। जितना भी बिजनेस एंटिटी को अपने ओनर को पैसा लौटाना है, रिटर्न करना है, प्लस जितना पैसा उसे रेस्ट ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड को वापस करना है, जो ओनर को वापस करना है या ओनर का है, वो कैपिटल कहलाता है। जो रेस्ट ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड का है वह लायबिलिटी कहलाता है, और यही है इक्वल टू इट्स टोटल असेट्स। जो भी उसके पास असेट्स हैं बिजनेस एंटिटी के पास, चाहे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ये सारे असेट्स की जो बुक वैल्यू है वो हमेशा उसके बराबर होगी जितनी कैपिटल है प्लस जितनी लायबिलिटी है। फ्रेंड्स, जानते हैं इस इक्वेशन को कहा जाता है बैलेंस शीट इक्वेशन, विच इज कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट, और असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। व्हाट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट? फ्रेंड्स, मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर चीज समझनी है, बिजनेस कॉन्टिन्यूसली चलेगा बिजनेस कॉन्टिन्यूटी कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन अकाउंट्स को बीच बीच में एक सर्टेन पीरियड के बाद उसका फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर या बिजनेस पीरियड बोलते हैं। जितना भी एक्सपेंडिचर या जितनी भी इनकम उस फाइनेंशियल पीरियड में हुई है या उस फाइनेंशियल पीरियड के लिए हुई है, चाहे उसकी पेमेंट पहले से कर दी गई हो, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में की गई हो, या फिर सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में की गई हो, उसकी जो वैल्यू है दैट वुड बी इंक्लूडेड फॉर दैट स्पेसिफिक पीरियड फाइनेंशियल ईयर ओनली। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर है तो मैचिंग कॉन्सेप्ट है। जो भी इनकम और कॉस्ट उस फाइनेंशियल ईयर का है वो उससे मैच करना होगा, और उसी में ही इंक्लूड करके उस फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट निकालना होगा। फ्रेंड्स, मैचिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 4 कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग इनकम, वह इनकम जो कि पिछले साल की थी और इस साल हमें प्राप्त हुई, इस साल हमें मिली, वो आउटस्टैंडिंग इनकम होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेंडिचर था, इस साल पे किया, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। और
प्रीपेड इनकम या प्रीपेड एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर अगले साल का था वो इस साल कर लिया गया, इस साल हमने पे कर दिया। इन तीनों एंट्रीज को एडजस्ट किया जाएगा। पिछले साल की इनकम को पिछले साल में डाल दिया जाएगा और आने वाले साल में अगर कोई आउटस्टैंडिंग इनकम आई है तो वो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में डाल दी जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर अगर पिछले साल का है तो वो पिछले साल में डाला जाएगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर जो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में पे किया गया और है प्रेजेंट ईयर का, वो प्रेजेंट ईयर में इंक्लूड किया जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंडिचर जो हमने इस साल कर दिया है आने वाले साल का, वो इंक्लूड किया जाएगा इसी अगले साल में, इस साल में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो प्रीपेड एक्सपेंडिचर कर दिया गया था वो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में इंक्लूड किया जाएगा। कुल मिला के बात यही है, जितना इनकम प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए है वो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में इनकॉर्पोरेट करनी है। जितना भी एक्सपेंडिचर पिछले या आगे के फाइनेंशियल ईयर का है वो इस फाइनेंशियल ईयर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर की इनकम और प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंडिचर के बेसिस पर ही प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी निकाली जाएगी। यही है मैचिंग कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, व्हाट इज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट? अकाउंटेंसी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स करती है एंट्रीज की, दैट इज बेस्ड ऑन डेट, सीक्वेंसिंग, द वे द एंट्रीज हैव टेकन प्लेस। 1 जनवरी 2020 को एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ बिल्डिंग खरीदने के लिए, यह अकाउंटेंसी रिकॉर्ड नहीं करेगी। 1 फरवरी को उस बिल्डिंग के लिए पेमेंट कर दी गई, एडवांस दे दिया गया और उसकी पेमेंट कर दी गई और बिल्डिंग खरीद ली गई। 1 फरवरी को ही एंट्री की जाएगी। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट सीक्वेंस जब अक्रूअल बेसिस पर एंट्रीज हो गई हैं उसका हिस्टोरिक रिकॉर्ड रखता है इन टर्म्स ऑफ डेट, अमाउंट एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, हुआ क्या था। दैट इज हिस्टोरिक रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट? बिजनेस माना जाता है कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा और हमें सर्टेन अकाउंटिंग पीरियड असाइन करना होता है जिससे हम समय समय पर बैंक या अकाउंट्स जो बिजनेस एंटिटी के हैं उसकी पोजीशन ली जा सके। नॉर्मली यह एक फाइनेंशियल ईयर होता है और इसका एक फाइनेंशियल ईयर का पीरियड होता है जिसके एंड पे फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। असेस किया जाता है कि डायरेक्ट इनकम कितनी हुई और उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस किया जाता है। यह रिफ्लेक्ट किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में अंदर। इनडायरेक्ट इनकम कितनी हुई, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कितने हुए, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर हम इनडायरेक्ट इनकम को ऐड करके उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस करके नेट प्रॉफिट निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और फाइनली बैलेंस शीट के अंदर हम असेट लायबिलिटी देखते हैं और कैश बुक के अंदर हम ये देखते हैं कि कैसे कैश फ्लो हो रहा है। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है कि कैश के कहाँ से सोर्सेज हैं, कहाँ उसकी एप्लीकेशंस हैं, और इस तरह से फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सब किया जाएगा अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। इसी से बिजनेस की इवैल्यूएशन की जाएगी आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, यूजुअली इट एक फाइनेंशियल ईयर। माना हमेशा जाता है कि बिजनेस चलता रहेगा और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अंदर समय समय पर उसकी वैल्यूएशन की जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा। दिस इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अकाउंटेंसी के अंदर जो भी फाइनेंशियल वे में प्रेजेंट किया जा सकता है उस इंफॉर्मेशन को अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट जब हम बनाएंगे उसके अंदर फुल डिस्क्लोजर का कॉन्सेप्ट रहेगा। ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए बैलेंस शीट के एंड में फुटनोट्स दिए जाते हैं। जो भी कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो लायबिलिटी हो सकती है और हो सकता है ना भी हो, मान लीजिए केस है ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, वो केस के अंदर पेनल्टी 10 लाख रुपए तक की लग सकती है, 10 रुपये लाख की लग सकती है। वो एज अ फुट नोट बैलेंस शीट में अंडर द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर
डिस्क्लोज किया जाएगा। कोई भी वे जिससे कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जा रहा है वो अलग अलग होते हैं। कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है वो हम प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर के अंदर बैलेंस शीट के फुटनोट्स में शो करेंगे। कितनी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कंप्लेंट्स आई हैं वो हम फुटनोट्स में डिस्क्लोज करेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बिजनेस के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, इंपैक्ट डाल रहा है, उसको फुटनोट्स में डिस्क्लोज किया जाएगा एज पर द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर्स। अकाउंटेंसी का हमेशा रहेगा एक्चुअल पिक्चर प्रेजेंट की जाए जिससे प्रॉपर इवैल्यूएशन और सही डिसीजन लिए जा सके। फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। बहुत ऐसे एक्सपेंडिचर बिजनेस में होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। स्टेशनरी, कुछ पेपर्स खरीदे गए, ये पेपर्स को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते नेक्स्ट ईयर के अंदर। एक स्टेपलर 30 रुपीज़ का खरीदा गया जो कि 3 साल चलेगा। उस 30 रुपये के स्टेपलर की 10 रुपये डेप्रिसिएशन अगर हम बुक्स में एंट्री करना शुरू कर देंगे तो हमारी अकाउंट्स के अंदर जो मटेरियली इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो इग्नोर हो जाएंगे और इमटेरियल एरियाज ज़्यादा एंट्रीज दिखनी शुरू हो जाएंगी। पेंसिल बॉक्स खरीदा, रबर खरीदा, छोटे छोटे खर्चे, इन सब को कंसोलिडेट करके एक स्टेशनरी अकाउंट के अंदर ही शो कर दिया जाता है। और जो मटेरियल एक्सपेंडिचर्स हैं, जो बड़े बड़े एक्सपेंडिचर्स हैं, उन्हीं के ऊपर फोकस किया जाता है, उन्हीं पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, उन्हीं के रिकॉर्ड को ज़्यादा अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट किया जाता है। इमटेरियल चीज़ों की ओर ध्यान कम किया जाता है, उनको कंसोलिडेट कर दिया जाता है। इसी को हम मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। जो भी एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड है उनके लिए प्रोविजंस किए जाएंगे, उनके लिए रिजर्व्स किए जाएंगे। जो भी इनकम एक्सपेक्टेड है उसको अकाउंट्स में कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। हमेशा कंजर्वेटिव अप्रोच रखी जाएगी अकाउंटेंसी मेंटेन करते समय। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म को प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस भी बोलते हैं। दोनों एक ही है। प्रोविजनिंग फॉर डाउटफुल डेट्स किस कन्वेंशन में की जाती है? दैट इज अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी की जाती है किस कॉन्सेप्ट के अंदर? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस यानी समझदारी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, जो दोनों एक ही हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच करना। स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिखाया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। फ्रेंड्स, अकाउंट्स में लाइफ पॉलिसी हमेशा सरेंडर वैल्यू पे शो की जाती है। दैट इज एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। फ्रेंड्स, सरेंडर वैल्यू वह वैल्यू है जो लाइफ पॉलिसी अगर सरेंडर की जाए हमें मिलेगी। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी? जो भी प्रोसेसेस इस्तेमाल किए गए पिछले साल, किस तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया गया, वही प्रोसेस इस साल किया जाएगा, वही नेक्स्ट ईयर किया जाएगा, जिससे कि ईयर आफ्टर ईयर असेट की वैल्यू कंपेयर की जा सके। जो भी प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे हैं अकाउंट्स के, जो भी कन्वेंशंस फॉलो किए जा रहे हैं अकाउंट्स के, उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जिससे कि इंटर ईयर कंपैरिजन किया जा सके। इसी तरह से डिफरेंट यूनिट्स जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके भी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के एक सेट स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जिससे कि उनमें भी कंपेयर किया जा सके। इसी तरह से इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट फर्म्स के अंदर अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में भी स्टैंडर्डाइजेशन रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, जिससे उनमें भी इंटर फर्म कंपैरिजन किया जा सके। और अगर वर्ल्ड ओवर अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड्स हैं, उसके बेसिस पर उन कंसिस्टेंसी की सहायता से हम वर्ल्ड ओवर इंडस्ट्री का आपस में कंपैरिजन करने में संभव हो सकेंगे। दिस इज एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी विच इज फॉलोड इन अकाउंटेंसी। फ्रेंड्स, अगर हमने डेप्रिसिएशन का प्रोसेस चेंज किया
या कोई और इवैल्यूएशन का प्रोसेस चेंज किया या किसी असेट्स का रीवैल्यूएशन किया, यह सब चीज़ें फुटनोट पे रिफ्लेक्ट करनी ज़रूरी है। प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर के अंदर तो है ही, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी के अंदर भी फुटनोट पे डिस्क्लोज करते समय हम इंटर ईयर कंपैरिजन करते हुए या इंटर फर्म कंपैरिजन करते हुए इन चीज़ों को एलिमिनेट करते हुए हम कंपैरिजन कर पाएंगे। दिस इज एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। फ्रेंड्स, वी गो टू सेक्शन 8.4। अकाउंटेंसी मेंटेन करने के दो मेथड्स हैं, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम सिंपल है, इसके अंदर वो एंट्रीज की जाती हैं जो डायरेक्टली बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो पार्ट्स हैं, गिविंग एंड रिसीविंग। सिंगल एंट्री सिस्टम में सिंपल एक पार्ट को ही रिकॉर्ड किया जाता है। यह सिंपल है लेकिन साइंटिफिक नहीं है, इसकी क्रॉस चेकिंग मुश्किल है। छोटे बिजनेसेस इसको फॉलो करते हैं, इसके लिए हाईली प्रोफेशनल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंगल एंट्री सिस्टम का एग्जांपल गुड सोल्ड टू ए। इसके अंदर ए को इतना अमाउंट पे करना है, ये तो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, लेकिन गुड्स बाहर गए उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। फ्रेंड्स, सिंगल एंट्री सिस्टम में वो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं विच आर नेसेसरी। इसके अंदर जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं उनको अक्सर मिस आउट कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर किससे पैसा आया और किसके पास पैसा गया, मेजर इसी को रिकॉर्ड किया जाता है। रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स रिलेटेड टू असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड नॉमिनल अकाउंट्स रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं किए जाते। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड डबल एंट्री सिस्टम। Every business transaction has two aspects. One is a debit aspect, second is a credit aspect. हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू रहते हैं, जिसके अंदर एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। जितने भी अकाउंट्स हैं उनको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज रियल अकाउंट्स, जो सभी असेट से रिलेटेड होते हैं, जैसे बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, प्लांट, स्टॉक, ये सब रियल अकाउंट्स में आएंगे। दूसरे होते हैं पर्सनल अकाउंट्स, जिसके अंदर सभी इंडिविजुअल्स जिनसे भी बोरोइंग्स की जाती हैं, जितने भी ओनर्स के अकाउंट्स हैं, जो भी शेयर से रिलेटेड अकाउंट्स हैं, जितने भी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट हैं, जो जिनसे पैसा रिसीव कर रही है बिजनेस या जिसे पैसा दे रही है, जैसे बैंक से पैसा ले रही है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्वमेंट है, वो सब पर्सनल अकाउंट्स में आएगा। और जितना भी इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है वो नॉमिनल अकाउंट के एक्सपेंडिचर्स और इनकम के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। जो भी ट्रांजैक्शंस हैं पहले जर्नल JOURNAL बुक में एंटर की जाएंगी, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन की नरेशन भी रिप्रेजेंट की जाती है, डेट भी रिप्रेजेंट के पर्टिकुलर्स दिए जाते हैं, डेबिट अमाउंट रिफ्लेक्ट किया जाता है, क्रेडिट अमाउंट रिफ्लेक्ट किया जाता है, और साथ में उसमें एक कॉलम रहता है लेजर फोलियो का। जब भी जर्नल से एंट्री लेजर में ट्रांसफ़र की जाती है तो वहाँ पर लेजर फोलियो डाला जाता है। इसी तरह से लेजर का शेप एक टी की तरह, अंग्रेजी के टी की तरह होता है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। और लेफ्ट साइड डेबिट के अंदर डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और अमाउंट से पहले एक छोटा सा कॉलम होता है JF, जर्नल फोलियो। जब जिस पेज से जर्नल से कॉपी किया जाता है वहाँ एंट्री की जाती है। और जितनी एंट्रीज डेबिट होती हैं वो डेबिट साइड में, जितनी एंट्रीज क्रेडिट होते हैं वो क्रेडिट साइड में। इससे उस अकाउंट का बैलेंस पता लग जाता है। हम चैप्टर का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि अकाउंटेंसी इज बेस्ड ऑन सर्टेन कन्वेंशंस, सर्टेन कॉन्सेप्ट्स विच आर टू बी टेकन केयर व्हाइल डूइंग अकाउंटेंसी। यही अकाउंटेंसी का बेस है। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर में देखा दो सिस्टम्स हैं अकाउंटेंसी मेंटेन करने के, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम सिंपल है लेकिन साइंटिफिक नहीं है। सिंपल एंट्री सिस्टम छोटा बिजनेस लेवल पे किया जाता है, बड़े बिजनेस लेवल पे डुअल एंट्री सिस्टम रहता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स की एंट्रीज की जाती हैं, रियल और नॉमिनल अकाउंट की एंट्रीज नहीं की जाती। किस व्यक्ति से कितना लेना है, किसे कितना देना है, मेन रिकॉर्ड उसी के ऊपर रखा जाता है। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर नॉमिनल अकाउंट्स भी होते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड,
पर्सनल अकाउंट्स भी होते हैं, कौन रिसीवर कौन गिवर। रियल अकाउंट्स भी होते हैं, क्या असेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन है, और इनके सेट कन्वेंशंस है जिसको वो फॉलो करते हुए अपना रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए डबल एंट्री सिस्टम का यूजेज किया जाता है। ये ज़्यादा साइंटिफिक है, प्रोफेशनल है, ज़्यादा इफेक्टिव है। फ्रेंड्स, डबल एंट्री सिस्टम हमेशा जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। हर डेबिट का एक इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स। इस बेसिस पर बैलेंस शीट इक्वेशन मेंटेन की जाती है, विच इज कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट। बिजनेस में हमेशा ये इक्वेशंस मेंटेन रहती है और इसी के आधार पर सारी अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग की जाती है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमने सर्टेन प्रिंसिपल्स कन्वेंशंस को समझा। इन प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस को हम दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। पहले वो कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस जो रिकॉर्डिंग के टाइम पे यूज़ किए जाते हैं, दूसरे वो कॉन्सेप्ट्स जो फिनेंशियल एनालिसिस के टाइम पे यूज़ किए जाते हैं। तो हम एक एक करके दोनों को समझेंगे। पहले हम जानते हैं रिकॉर्डिंग के कॉन्सेप्ट्स। 1. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेसमैन और बिजनेस एंटिटी को दो सेपरेट माना जाएगा। जब भी ओनर पैसा लेकर आएगा वो कैपिटल होगा, जब भी वो विड्रॉ करेगा वह ड्राइंग्स होगा। इन दोनों को सेपरेट मेंटेन किया जाएगा। बिजनेस एंटिटी के कॉन्सेप्ट्स के अंदर बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर, इनकम, बिजनेस से रिलेटेड असेट्स, लायबिलिटीज, बिजनेस से रिलेटेड कौन पेयर है कौन रिसीवर है, रिकॉर्डिंग्स की जाएंगी। ओनर की पर्सनल एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, सिर्फ मनी टर्म्स में जो एक्सप्रेस किया जा सकता है वही अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर सीईओ की हेल्थ अच्छी नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। रिकॉर्ड करने का मेन पर्पस है मनी से हम ऐड अप कर सकते हैं। 10 ट्रक्स और 4 बिल्डिंग्स को ऐड नहीं किया जा सकता, लेकिन 10 ट्रक की वैल्यू और 4 बिल्डिंग्स की वैल्यू आपस में ऐड की जा सकती है और उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जा सकता है। इसीलिए अकाउंटिंग केवल और केवल मनी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है। जो भी चीज़ मनी टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है उसी पर ये चलेगी। इसके अंदर प्राइस इंडेक्स का इम्पैक्ट नहीं लिया जाता, ये अज्यूम किया जाता है मनी की वैल्यू स्टैंडर्ड है। थर्ड है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसका एक वाउचर होगा, उसकी एक रिसीट होगी, उसका एक ऑब्जेक्ट होगा, जो उसका एक एविडेंस होगा कि यह ट्रांजैक्शन हुई। अगर सेल हुई तो उसके वाउचर्स होंगे, अगर परचेजेस हुई तो उसके वाउचर्स होंगे, अगर कोई भी बिल पे किया गया तो बिल। हर ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई एविडेंस, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, उसी के बेसिस पे ट्रांजैक्शंस की जाएंगी और अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड की जाएंगी। दिस इज एज पर ऑब्जेक्टिविटी क्लॉज। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हिस्टोरिक कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिक रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट कहता है कि हम सीक्वेंस वाइज रिकॉर्डिंग करेंगे, डेट वाइज रिकॉर्डिंग करेंगे, और जिस टाइम वो अक्रू कर गया, सेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नहीं करेंगे रिकॉर्ड। सेल, क्रेडिट सेल हो गई, पेमेंट ड्यू हो गई, वैसे ही अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। उसी डेट पे रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो फाइनली अक्रू हो गई। तो ये हिस्टोरिकली मेंटेन किया जाता है, सीक्वेंस वाइज मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमने समझा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कोई भी असेट है या लायबिलिटी, उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है बुक वैल्यू पर, और बुक वैल्यू है कॉस्ट पर। बिल्डिंग का प्राइस क्या है आज, उससे रेलेवेंस नहीं है। उसकी परचेज प्राइस क्या थी और उस पर डेप्रिसिएशन क्या लगाया गया था, उसी बेसिस पे अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। मशीन की वैल्यू आज क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मशीन किस कॉस्ट पे ली गई थी और उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगाया गया था, उतना माइनस करके बुक वैल्यू रिफ्लेक्ट की जाएगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, रिकॉर्डिंग का लास्ट कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। अकाउंटेंसी में हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट्स होंगे, वन रिसीवर, सेकंड गिवर, वन डेबिट, सेकंड क्रेडिट। हर एंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट। टोटल सम डेबिट का विल बी इक्वल टू टोटल सम क्रेडिट।
और इसी के बेसिस पर बनती है ट्रायल बैलेंस। फ्रेंड्स, इसके बाद हम समझेंगे वो कॉन्सेप्ट्स जो फाइनल अकाउंट्स के प्रिपरेशन में यूज किए जाते हैं। फर्स्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हमेशा ये माना जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी, जो भी उसमें एंट्रीज की जाएंगी उसमें प्रोविजनिंग की जाएगी, डेप्रिसिएशन किया जाएगा और टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन किया जाएगा कि बिजनेस सही दिशा में जा रहा है, अपने गोल्स के अनुसार बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। और हमेशा माना जाएगा कि एक परपेचुअल सक्सेशन है, कोई ना कोई ओनर्स आते रहेंगे लेकिन बिजनेस सदैव ही चलता रहेगा, इट विल ऑलवेज गो ऑन। फ्रेंड्स, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बिजनेस कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट से ही ड्रॉ होता है। अगर पूरा बिजनेस चलता रहे तो एंड ऑफ द पीरियड तो ना जाने कितने सालों का, मे बी इट्स 50 ईयर्स 60 ईयर्स, कब बिजनेस के इवैल्यूएशन हम करेंगे। हम एक सर्टेन पीरियड ले लेते हैं जो कि एक फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके एंड पे फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस, जिससे उस बिजनेस की पोजीशन का पता लगाया जा सकता है टाइम टू टाइम। मैनेजर्स अपना डिसीजन ले सकते हैं बिजनेस को कैसे और बेटर किया जा सके। इन्वेस्टर्स डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए, किस एरियाज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसी तरह से गवर्नमेंट को भी पोजीशन का पता लगता है। इसलिए अकाउंटिंग में अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमने समझा था मैचिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर का है, चाहे वो प्रीवियस ईयर में दिया गया हो या आने वाले ईयर में दिया गया हो, वो इस साल का जो अक्रूवल है उसी के बेसिस पे फाइनल अकाउंट्स बनाए जाएंगे और बिजनेस को असेस किया जाएगा। फ्रेंड्स, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, इसके अंदर जो भी एक्सपेंडिचर है उसके लिए प्रोविजनिंग की जाएगी, डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजनिंग की जाएगी, कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर प्रोविजनिंग की जाएगी, फुटनोट्स के अंदर उसको डिस्क्लोज किया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में हमने देखा जो भी सिस्टम्स फॉलो किए जाएंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स मेंटेन करने के लिए, वो अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्टैंडर्ड्स जो सेट करेंगे उसके अनुसार होगा, जिससे इंटर ईयर कंपैरिजन किया जा सके, इंटर फर्म कंपैरिजन किया जा सके, इंटर कंट्री कंपैरिजन किया जा सके। फ्रेंड्स, हमने मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट समझा। वो सब एंट्रीज जो मटेरियली इंपॉर्टेंट है, जिनका लार्ज अमाउंट है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, लार्ज स्केल पे परचेजेस, वो सब एंट्रीज रिफ्लेक्ट होंगी फाइनल अकाउंट्स में। इमटेरियल एंट्रीज, 30 रुपए का एक स्टेपलर लिया जो 3 साल चलेगा तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, उसको इसी साल में हम कर लेंगे। जितने भी इमटेरियल कॉस्ट हैं, बहुत छोटी अमाउंट की कॉस्ट है, वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करेंगे, उसको इसी साल अकाउंट फॉर करेंगे, जिससे कि अकाउंट्स में हम बड़ी बातों पे ध्यान दें, छोटी छोटी बातों में ना फंसें। दिस इज व्हाट मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। वी हैव टू फोकस ऑन मटेरियल थिंग्स। जो इमटेरियल एक्सपेंडिचर है उसकी और ज़्यादा एंट्रीज ना की जाए, उनको कंसोलिडेट कर दिया जाए। यही है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट से क्या फ़ायदा है? इससे प्रॉफिट्स इन्फ्लेट नहीं होते। एक कंजर्वेटिव अप्रोच रहती है, बिजनेस सेफ चलता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का क्या फ़ायदा है? अकाउंटेंसी बिजनेस एंटिटी के लिए, बिजनेस एंटिटी को मैनेज करने के लिए ओनर के एक्सपेंडिचर को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो हम बिजनेस एंटिटी के ऊपर ही अपना फोकस कर पाएंगे। इसलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डुअल एंट्री सिस्टम से क्या फ़ायदा है? इससे ट्रायल बैलेंस बन सकता है, एरर्स को रेक्टिफाई किया जा सकता है, फ्रॉड होने के चांसेस कम है, रिकॉर्ड्स की डबल एंट्रीज रहती हैं, फर्स्ट इनिशियल बुक्स में, जर्नल में, फिर लेजर में, जहां पर क्रॉस चेकिंग की जा सकती है। एंट्रीज का सिस्टमैटिक डिटेल्स मिल जाता है और उसके सभी एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। बहुत साइंटिफिक है। फ्रेंड्स, मनी कॉन्सेप्ट का क्या एडवांटेज है? 2 ट्रक्स 4 बिल्डिंग्स को ऐड नहीं किया जा सकता, लेकिन मनी कॉन्सेप्ट में अकाउंटिंग करने से
हम सारे एसेट्स को ऐड कर सकते हैं, उनका डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड कर सकते हैं और हम प्रॉपर वे से एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट से क्या फ़ायदा है? ये कंजर्वेटिव अप्रोच है, इससे प्रॉफिट इन्फ्लेट नहीं होता, प्लस यह कंसिस्टेंट मेथड है। बुक मार्केट वैल्यूज ऊपर नीचे होती रहती हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में रखने से एक स्टैंडर्डाइज्ड वे से रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी क्लॉज का क्या फ़ायदा है? ऑब्जेक्टिविटी क्लॉज से हर ट्रांजैक्शन की एक एंट्री से रिलेटेड एक एविडेंस रहता है, एक वाउचर रहता है, एक बिल रहता है, जिससे फ्रॉड्स प्रिवेंट किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिविटी क्लॉज से ऑडिटिंग भी पॉसिबल है और एरर रेक्टिफिकेशन भी पॉसिबल है। हिस्टोरिक रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट से क्या एडवांटेज है? हर ट्रांजैक्शन को एक सीक्वेंस वाइज रिकॉर्ड किया जाता है, डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे मैनिपुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और दो जगह रिकॉर्डिंग की जाती है हिस्टोरिकली। जर्नल के फोलियो को लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है और लेजर के फोलियो को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। जब भी ऑडिटिंग होगी अकाउंट्स की तो उसे क्रॉस चेक करना पॉसिबल है। नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से क्या एडवांटेज है? ऑर्गेनाइजेशन को ये माना जाता है कि ये कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी, उससे लॉन्ग रन गोल्स और लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं जो बिजनेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गोइंग कंसर्न से प्रोविजनिंग करने की फैसिलिटी, डेप्रिसिएशन लगाने की फैसिलिटी और बुक वैल्यू मेंटेन करने की फैसिलिटी पॉसिबल हो पाती है। नेक्स्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट से हमें क्या फायदा है? जो एस्पेक्ट्स मटेरियल हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाता है। जो एरियाज इमटेरियल है, जिनका एक्सपेंडिचर नेग्लिजिबल है बिजनेस के साइज के अनुसार, उनको इग्नोर किया जाता है, जिससे जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है, जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको इग्नोर किया जा सकता है और बिजनेस को बेटर वे से मैनेज किया जा सकता है। डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का क्या एडवांटेज है? अकाउंटेंसी की ट्रस्ट वर्दीनेस तभी होगी जब उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, जब उसे पढ़ने वाला, उसे समझने वाला जानेगा कि इसके अंदर डिस्क्लोज किया गया है सभी कुछ, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेटर वे से मैनेजर्स मैनेज कर सकेंगे। डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट एंड सक्सेस ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट, सिंगल एंट्री सिस्टम का क्या एडवांटेज है? सिंपल है, इसमें सिर्फ ये रिकॉर्ड किया जाता है किससे कितना पैसा लेना है, किसे कितना देना है। इसके लिए अकाउंटेंट्स रखने की आवश्यकता नहीं है। छोटे बिजनेसेस अपना मेन ध्यान बिजनेस पे लगाएंगे, अकाउंट्स को ज़्यादा बनाने के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ एडवांटेजेस हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के। डबल एंट्री सिस्टम का क्या एडवांटेज है? साइंटिफिक है, बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को इससे मैनेज किया जा सकता है, फ्रॉड्स प्रिवेंट किए जा सकते हैं, रिकॉर्ड्स को चेक किया जा सकता है, ऑडिटिंग पॉसिबल है, सही डिसीजंस लिए जा सकते हैं। सो डबल एंट्री सिस्टम इज वेरी साइंटिफिक। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या करते हैं? ये अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं, इन्वेंट्री को कॉस्ट प्राइस पे शो करते हैं। ये किस कॉन्सेप्ट में है? ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में है। ऑर्गेनाइजेशन हर साल मशीनरी पे 10% 10% का डेप्रिसिएशन लगाती है। ये किस कॉन्सेप्ट में आएगा? ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में आएगा। एक क्वेश्चन है, एक बिल्डिंग जो कि 10 करोड़ की खरीदी गई थी, उसकी कॉस्ट प्राइस 10 करोड़ है, लेकिन आज उसकी मार्केट वैल्यू 50 करोड़ है। बिजनेसमैन ने रिवैल्यूएशन एंट्री करके 10 करोड़ की बिल्डिंग को 50 करोड़ दिखाया और 40 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। क्या यह अकाउंटिंग सही है? आंसर, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अनुसार यह सही नहीं है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार यह सही नहीं है, लेकिन
करना संभव है, ऐसा किया जा सकता है। और ऐसा करने पर डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के अंदर फुटनोट पे शो करना होगा कि इस साल के प्रॉफिट के अंदर 40 करोड़ रुपया बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन से आया है। एक क्वेश्चन है, 10 लाख रुपए का एनुअल रेंट है बिल्डिंग का जो ओनर को देना है, लेकिन ओनर बिल्डिंग का यूएसए गया हुआ है। इस साल फाइनेंशियल ईयर में हम उसे नहीं दे पाए, अगले फाइनेंशियल ईयर में देंगे। क्या यह कॉस्ट प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में करी जाएगी या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में? आंसर, एज पर द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, एज पर द पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, एज पर द अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ये एक्सपेंडिचर इस फाइनेंशियल ईयर का है, इसी फाइनेंशियल ईयर में कॉस्ट में कंसिडर किया जाएगा, चाहे उसकी पेमेंट हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस क्या हैं? आंसर, यह ब्रॉड अजम्पशंस हैं। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? ऐसे अकाउंट्स जो इनकम और एक्सपेंडिचर को रिफ्लेक्ट करें। नॉमिनल अकाउंट्स कौन से हैं? जो इनकम और एक्सपेंडिचर को रिफ्लेक्ट करते हैं उन्हें नॉमिनल अकाउंट्स कहा जाता है। फ्रेंड्स, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, ये सब नॉमिनल अकाउंट का हिस्सा हैं और इनमें रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स। ओनर ने 1 लाख रुपया बिजनेस से ले लिया, इसकी एंट्री कहाँ होगी? आंसर, यह विड्रॉल है तो यह ड्राइंग अकाउंट में एंट्री होगी इसकी, इससे कैपिटल कम हो जाएगा। व्हाट आर रियल अकाउंट्स? आंसर, अकाउंट्स जो एसेट से रिलेटेड हैं वो रियल अकाउंट्स में आते हैं। लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, इसमें प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को होता है वो कहाँ रिफ्लेक्ट किया जाता है? आंसर, प्रॉफिट जनरल रिजर्व का हिस्सा बन जाता है और कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। ओनर ने 2 लाख रुपए के स्टॉक में से गुड अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिए, ये कहाँ शो होंगे? आंसर, यह ड्राइंग्स में शो होंगे। सीईओ ऑफ अ कंपनी डाइड इन अ एयर क्रैश में डेथ हो गई सीईओ की, यह अकाउंट्स में कहाँ शो होगा? आंसर, मनी कॉन्सेप्ट के अनुसार, क्योंकि यह मनी में एक्सप्रेस नहीं किया जाता इसलिए यह अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज चैप्टर 8 बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। फॉर योर फीडबैक you can send it to akagrawal99@gmail.com or contact me at 9999428886. Thank you so much.